सर्कुलर कॉइल जो क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, करंट कंडक्ट कर रहा है, उसके एक्सियल पोजीशन पे कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे हम लोगों ने देखा जिसका रेडियस कितना है बेटा बोलो, दैट इज r होगा। यहाँ पे हम लोगों ने dl लिया, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी बेटा, क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी रही, दैट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना था वैल्यू, म्यू नॉट कैपिटल N I R स्क्वायर अपॉन ट्वाइस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, सारे टर्म्स आपको पता है, व्हाट इज द कैपिटल L, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, एंड व्हाट इज द r, r इज द रेडियस, और x आपको पता है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अप टू द ऑब्जर्विंग पॉइंट। क्लियर, अब देखिए आगे। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसके ऊपर भी हम लोग शायद डिस्कस किए थे, बराबर। तो मैंने बोला कि मान के चलो कि अगर करंट आपका इस तरह से फ्लो हो रहा होगा तो हमको बताया दैट इज करंट मैग्नेटिक फील्ड, इधर करंट जा रहा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, इसके दो कंपोनेंट बने थे और ये इसके दो कंपोनेंट जो बने थे ये डायरेक्शन किधर शो कर रहा है बेटा, इस डायरेक्शन पे शो कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, बराबर है। ये बना था अपना कौन सा, दैट इज dv cos थीटा, नीचे वाला dv cos थीटा दोनों कैंसिल हो गए, ये क्या बना था dv sin थीटा, उसको इंटीग्रेट करके पूरे कॉइल के लिए जो b बना इसकी डायरेक्शन इधर है, बात समझ पा रही। अगर मैं इस साइड में देखूं कॉइल का, अगर मैं इधर देखता हूं तो ये करंट किधर फ्लो हो रहा है बोलो, दैट इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन पीछे वाले साइड से देखूंगा तो मेरे को कैसे दिखेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी ये हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, स्पीसीज देखेंगे क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। तो अगर आप इस साइड में देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड से देख रहे हो तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बाहर आ रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, भले आप यहां पे देखो या यहां पे देखो, इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फ्लो हो रही है, बात समझ में आई। अब मुझे बताइए करंट अगर इस डायरेक्शन पे फ्लो हुआ होता तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होती, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब यहां पे अगर मैं लेता एक्सियल पोजीशन पे तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होती, उसी डायरेक्शन पे, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन पे। ठीक है, और यहां पे आपको दिख रहा होगा ये यहां पे डिनोमिनेटर में कौन सी चीज आ रही है, दैट इज x स्क्वायर का पावर 3/2। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कांसेप्ट लगता है इस पे। इसका मतलब ये कि सेंटर से लेके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाए हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी। सिमिलरली मैं इस पोजीशन से इस डायरेक्शन में जाऊं तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मैं सेंटर पे ये वाला पोजीशन लेता हूं और ग्राफ निकालने जाऊंगा तो हमको पता होगा कि ये हमारी होगी ग्राफ, ये हमारा क्या होगा, ग्राफ। देखिए तो यहां पे रहेगी क्या है हमारी, बोलो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B, और ये रहा हमारा कौन सा, दैट इज डिस्टेंस। जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, उसी डायरेक्शन में देखो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बात समझ में आ रही, क्लियर। तो अगर आपको पूछा जाए कि सर अगर करंट दूसरे डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो हम लोग क्या निकालते, नीचे के डायरेक्शन पे ग्राफ निकालते, बात समझ में आई। अब इसी कांसेप्ट को पकड़ के हम लोग और नए दो कांसेप्ट पढ़ने वाले। तो पहला हम लोग जो कांसेप्ट पढ़ने वाले उसका नाम है बेटा हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। क्या पढ़ने वाले हम लोग, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। अभी हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या है सुनो अच्छे से, ठीक है। सेम इसी तरह से हम लोग क्या लेंगे, कॉइल लेंगे बेटा। इस कॉइल में देखिए हम लोगों ने सेम n नंबर ऑफ टर्न्स का एक कॉइल लिया इस तरह से, ठीक है। इसके सेंटर से मैच करते हुए हम लोग कुछ डिस्टेंस पे और एक कॉइल लिए इस तरह से, और याद रखिएगा दोनों भी कॉइल जो है ये सिमिलर आपके कॉइल्स रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे, दोनों की सेम रहेंगे, याद रखना है, ठीक है। दोनों का रेडियस जो लेंगे बेटा हम लोग क्या लेंगे, दैट इज r, इसका भी r होगा तो इसका भी कितना होगा r, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखिएगा कि अगर मैं इस कॉइल में करंट इस डायरेक्शन पे भेज रहा हूं लाइक दिस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो दूसरे कॉइल में भी करंट हम लोग कौन से सेंस में भेजेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भेजेंगे। मतलब अगर मैं कहीं पे भी इस पोजीशन एक्सियल पोजीशन में देखो इस कॉइल की वजह से, तो हम लोगों ने देखा लास्ट कंसेप्ट में क्या कि अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस को डायरेक्शन शो कर रही है। उसी तरह से अगर मैं फिर इस कॉइल को इस डायरेक्शन में देख रहा हूं तो ये भी कौन सी डायरेक्शन में शो करेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में शो करेगी। याद तक समझ में आया। इसका मतलब दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखा रहे हैं, दोनों ही साइड में। अब हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स में जो कांसेप्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि सुन लो कि अगर दोनों कॉइल में डिस्टेंस कितना रहा, r रहेगा,
whenever we are taking these two coils having same number of turns, same radius, and the amount of current flowing from both the coil is also same. मतलब सब कुछ चीजें सेम है, डायरेक्शन भी सेम, करंट भी सेम, आर भी सेम और नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम। तो दोनों अगर इस कॉइल के रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे रखें तो इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एक्सियल लाइन। क्या पोजीशन क्या बोला उन्होंने कि यहां से लेके यहां इसके दूसरे पॉइंट तक, मतलब सेंटर टू सेंटर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये कैसे रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। बेटा सर ये यूनिफॉर्म क्या चीज है हमको समझाइए। देखिए कि अगर मैं यहां पे बोला इस तरह से ग्राफ आपको दिखा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बेटा इस तरह से, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे कैसा है, ज्यादा आगे आगे बढ़ता है, बढ़ते हुए क्या हो रहा है आपकी कम हो रही है। इसी तरह से अगर एक सिंगल कॉइल के लिए जाए, सिंगल कॉइल लिया जाए तो यहाँ सेंटर से लेकर डिस्टेंस पे चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। लेकिन हेल्महोल्ट्ज कॉइल में जब इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, दोनों का क्या होना चाहिए डिस्टेंस, दोनों के रेडियस के बराबर, ठीक है, रेडियस के बराबर इस तरह से होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या होगा बोलो कि पूरे थ्रूआउट दी सेंटर टू सेंटर ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है बताइए, ये चीज क्या रहेगी, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दी यूनिफॉर्म। और ये बताइए ये कैसा आपका, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे बेटा। व्हाई? बिकॉज़ द लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, इट मींस दैट द डेंसिटी इज ऑलवेज मेंटेन थ्रूआउट दी स्पेस। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी डेंसिटी मेंटेन नहीं है, तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। तो देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से नजर आएगी बेटा, यहां से निकली इस तरह से, और इसके भी डायरेक्शन है, देखो ये करंट या मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये इसको क्या कर रही है बोलो, कंटिन्यू कर रही है इस तरह से, दिखाई दे रहा, ये रहा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था कि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं बोलो, पैरेलल दिख रहे हैं, बराबर। अगर मैं इसकी डायग्राम निकालूं, कौन सी डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायग्राम, तो देखिए अगर इस कॉइल को अगर आप ऐसे पकड़ के देखो इस तरह से, जैसे मेरा थंब है, सॉरी पूरा पाम है, तो करंट इस साइड में कहां पे आ रहा है, बाहर। बाहर के लिए हम लोग क्या देते हैं बेटा बोलो, डॉट देते हैं। क्या देते हैं, डॉट। और इधर देखेंगे हम लोग को करंट किधर जा रहा है, अंदर। कॉइल ऐसे पकड़ के चलिए तो अंदर के लिए क्या देंगे हम लोग, क्रॉस। सिमिलरली यहाँ पे भी बताइए क्या होगा, दैट इज डॉट, और यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, ठीक है। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसे दिखाई दे रही बोलो, पैरेलल टू ईच अदर। कहां पे लिखी, एक्सियल पोजीशन पे। कहां पे, एक्सियल पोजीशन पे ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है देखो, दिस इज करंट, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और ये देखो करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस तरह से होगा इसका फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब डायरेक्शन बताइए, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन होगी उसकी बेटा, दिख रहा है क्या सब लोगों को, ये क्या रहेगी हमारी डायरेक्शन। तो ये रहेगी डायरेक्शन, गोल घूम के इधर से बाहर आ रहा है। सिमिलरली देखो ये देखो करंट अंदर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, ऐसे, और गोल घूम के इस तरह से ये रहा। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, गोल घूम के ऐसे जाएगी। तो आपको ये एक्सियल पोजीशन दिखाई दे रहा होगा, इस एक्सियल पोजीशन पे थ्रू आउट कैसे दिख रहा है बोलो, यूनिफॉर्म दिख रहा है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, जिसको हम लोग आइडियली ऐसे मान के चलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। क्लियर है? तो अब देखिए इस कॉइल की वजह से, तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे इस कॉइल से लेकर, टोटल डिस्टेंस है बेटा कैपिटल आर, तो यहां से लेके कितने डिस्टेंस पे, r/2, एकदम सेंटर पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी डिस्टेंस कितना रहा, दैट इज r/2 रहा, बराबर। तो अब मुझे बताइए इस नंबर 1 वाले कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे रहेंगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसको मैं क्या नाम दूं, B1। और इसके वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड जिसका नाम हम लोग बोलेंगे कॉइल नंबर 2, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी किधर रहेंगी, इधर ही रहेंगी, दैट इज आल्सो नोन एज B2। ये बात समझ में आए? और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन। बात समझ में आई?
अब एडिशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले निकालेंगे B1। फटाफट बोलिए, इसको देख के आप बोल सकते कि B1 की वैल्यू कितनी बेटा, बोलो दैट इज म्यू नॉट n I r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस इन ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी है, दैट इज r by 2 का स्क्वायर इज व्हाट r स्क्वायर बाय 4 का पावर 3/2। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली B2 भी मिल जाएगा, बाद में करेंगे इसका एडिशन। सो हमारे को मिलेगा दैट इज B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n I r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस इन ब्रैकेट, बोलो r स्क्वायर बाहर निकला, r स्क्वायर का पावर 3/2 बराबर है, r स्क्वायर का पावर 3/2 टू टू गेट कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे फिर, दैट इज r क्यूब इन ब्रैकेट, यहाँ पे बचेगा 1/4, 4 1 जा 4 प्लस 1 इज हाउ मच 5/2 का पावर 3/2। याद तक समझ में आया? सो इज इक्वल्स टू बोलो r क्यूब r स्क्वायर गेट कैंसिल, सॉरी दैट इज 4, ठीक है। सो दैट इज म्यू नॉट n I r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय r तो कैंसिल हो गया, कितना बचा नीचे फिर में r और 2 बचेगा यहाँ पे। अब इसको हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 3/2। अरे हाँ ना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज 2 का स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 तो क्या हो जाएगा, कितना बचा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और यहाँ पे बचा है 2, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना 4, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो 4 है कहां पे जाएगा ऊपर, हमारी वैल्यू बनी दैट इज 4 म्यू नॉट n I होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस r 5 का पावर 3/2, सॉरी 2 तो चला गया था, तो ये 5 का पावर कितना बचा 3/2। सो इज इक्वल्स टू 4 म्यू नॉट n I होल डिवाइडेड बाय r। अब 5 का पावर 3/2 का मीनिंग क्या होता है बेटा, 3/2 मतलब कितना, डेढ़ मतलब अगर मैं एडिशन करूं तो कितना मिलेगा 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना होता है 2 2 1 जा 2 + 1 इज 3/2। ये 1 मतलब क्या है 5 और 1/2 मतलब क्या है दैट इज √5, तो आपको वैल्यू मिलेगी 5√5 मिला, ये रही आपकी वैल्यू B1। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B नेट इज इक्वल्स टू B1 + B2। क्या मैं ऐसे बोलूं B2 की वैल्यू भी उतनी रहेगी मैग्नीट्यूड में, अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया, तो बोलो फटाफट दैट इज B नेट की वैल्यू बनेगी बेटा, दोनों का एडिशन करेंगे इसका डबल हो जाएगा, कितना बनेगा दैट इज 8, 4 का बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 2 जा 8, तो दैट इज 8 म्यू नॉट n I बाय 5√5 इनटू r, ये रही आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं बेटा, इसको 8/5√5, 5√5 की मीनिंग कितना, आसपास में कितना 4 से बड़ा, सॉरी 2 से बड़ा, अरे 4 होता तो कितना आता 2, बराबर है, तो 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग इनटू 5 इज अल्टीमेटली कितना बनेगा 10 के ऊपर, तो आपकी वैल्यू है बेटा कितनी 8, नीचे कितना है 10 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब जो आने वाली वैल्यू पॉइंट में आएगी। अगर आप सॉल्व करते हो इसको तो याद रखना, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी B नेट की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट कितना आएगा, सॉल्व करो, करना चाहते हो कर लो एक बार, 5 पहले तो आपको पता होना चाहिए √5 की वैल्यू कितनी है, कहां से निकाले, तो लॉग टेबल से निकालो, तो 0.716 याद रखना है, कितना 0.716, बच्चों की वैल्यू बोलो दैट इज म्यू नॉट n I होल डिवाइडेड बाय r, ये रही आपकी B नेट की वैल्यू, याद रखना है कितना 0.716, तो याद रखना ये 7 यहां पे आएगा, 1 + 6 7, ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है, दैट इज 716। क्लियर? चलो दैट इज म्यू नॉट n I r। सर इसका मतलब अगर मैं, सुन लो अच्छे से, अगर मैं ग्राफ निकालने जाऊं बेटा इसके लिए तो कैसा होगा ग्राफ, ये सेंटर पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, देखो कम हो रही है इस तरह से, और यहां पे कैसे हो रही है ऑलमोस्ट कितना होगा यूनिफॉर्म, और फिर से क्या हो जाएगी कम होती जाएगी इस तरह से, बात समझ में आ रही? तो ये पूरे सेक्शन में कैसा बोलो यूनिफॉर्म मिल रहा है। अगर मैं सिंगल कॉइल का निकाला होता तो हमारा ग्राफ कैसा होता बेटा,
यहाँ पे होता मैक्सिमम और यहाँ पे होता डिक्रीज। इसके लिए कैसा होता बोलो, यहाँ पे होता मैक्सिमम फिर से होता डिक्रीज, लेकिन जहां पे डिक्रीज होना है वहां पे वैल्यू कैसी है, यूनिफॉर्म, और मैक्सिमम वैल्यू मिली जितनी वैल्यू आपके सेंटर पे मिलेगी। अब समटाइम्स याद रखना कि अगर दो कॉइल मिले, बहुत बढ़िया कंसेप्ट सुन लो, दो कॉइल्स मिलके जो यहां पे वैल्यू बना रहा है अल्टीमेटली वही वैल्यू यहां पे शो होगी। मैं ये भी बात बोलना चाहता हूं कि याद रखना है इसमें और इसमें बहुत स्लाइटली चेंज होगा। स्लाइटली का मीनिंग है बेटा 0.716 के जगह पे हो सकता है 0.14 0.15 इस तरह से वैल्यू में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। इसका मतलब ये अल्टीमेटली कितनी है, सेम ही वैल्यू है। क्लियर? लेकिन अगर ये सिंगल कॉइल होता तो सिंगल कॉइल की वजह से जो सेंटर पे वैल्यू मिलती, क्या उतनी ही वैल्यू दोनों कॉइल्स मिला के जो यहां पे दिख रहा है उतनी ही मिला था? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन। मुझे बताओ बच्चों कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बाय सिंगल कॉइल, सिंगल कॉइल के लिए बताओ सेंटर में कितना था, दैट इज सेंटर इज इक्वल टू, हम लोगों ने निकाल के रखा था पहले, दैट इज म्यू नॉट बाय 2 इनटू आई बाय आर। अरे हाँ है ना, तो 1/2 की वैल्यू कितनी, 0.5, और यहाँ पे कितना दिख रहा है 1716। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, दैट इज बी हेल्महोल्ट्ज डिवाइडेड बाय बी सेंटर। हेल्महोल्ट्ज की वजह से वैल्यू कितनी मिली, दैट इज 0.1716 होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे म्यू नॉट एन आई है, यहाँ पे भी हम लोग एन लगा देंगे, वाई बिकॉज़ उसके भी पास क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एन आई म्यू नॉट कैंसल, आर गेट, इसके पास कितना बचा 0.716 और इसके पास कितना बचा, दैट इज 1/2 या फिर 0.5। अब 1/2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और आपको मिलेगा बेटा दैट इज बी हेल्महोल्ट्ज इज इक्वल्स टू, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा 2 को, बराबर, तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.32, इतनी वैल्यू मिलेगी। क्लियर? और बी सेंटर को लेके जाएंगे यहां पे, दैट इज बी सेंटर। इसका मतलब देखो, आसपास हेल्महोल्ट्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो आपके सिंगल कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ से कितना गुना ज्यादा है, आसपास 1.5 गुना ज्यादा है। बात समझ में आ रही? सर ऐसा क्यों होगा सर, मतलब दोनों में करंट सेम रखा, दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम रखा, दोनों सिचुएशन में, तो भी ऐसा कैसा? बिल्कुल, इसके पीछे का रीजन याद रखना बच्चों कि यहाँ पे जो हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं और यहाँ पे जो करंट फ्लो करवा रहे हैं और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये, क्योंकि इसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड में इसके कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो रहे हैं, ऐड, जिसके वजह से उसकी स्ट्रेंथ आपकी अल्टीमेटली 1.5 गुना बढ़ गई। याद रखने के लिए याद रखना 143, आपको नंबर याद, 143 का मीनिंग सबको पता है, ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, दैट इज 1.432, दैट इज बी ऑफ सेंटर। ठीक है, यहां पे रहा ये कांसेप्ट इसका, हेल्महोल्ट्ज का। अब इसको ही आगे बढ़ाते बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कांसेप्ट हम लोगों ने चालू किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो नया कांसेप्ट आ रहा है, ये कांसेप्ट हम लोग 2 अलग-अलग तरीके से पढ़ेंगे। जो हम लोग कांसेप्ट चालू किए दैट इज बायो-सैवर्ट्स। बायो-सैवर्ट्स से जो भी हम लोग डिवाइसेस या फिर कांसेप्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, वो कांसेप्ट्स कुछ कांसेप्ट हम लोग सीखेंगे, कौन से वाले लॉ से, एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी कांसेप्ट को एक्सटेंडेड करके, जिसका नाम है बेटा सोलेनॉइड, जो शायद आप लोगों ने 10th में कहीं ना कहीं 10th में आप लोगों ने उसको सुना। ठीक है, तो आपको ये तो याद है कि सोलेनॉइड होता क्या है, व्हाट इज द सोलेनॉइड, इट इज अ वाइंडिंग ऑफ वायर, बराबर, इंसुलेटेड वायर होती है, इसके ऊपर हम लोग एक पाइप के ऊपर उसको क्या करते हैं, माउंट करते हैं इस तरह से, और करंट भेजेंगे तो उसके एक्सियल पोजीशन पे बनती है क्या, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, और उसे हम लोग बोलते हैं बेटा सोलेनॉइड। ठीक है, अब सोलेनॉइड को जो हम लोगों ने पढ़ा था कहां पे, 10th स्टैंडर्ड में, वो उतना ही लिमिटेड था, किसके लिए कि हम लोगों को कांसेप्ट बता दिया जाए कि मतलब करंट के फ्लो होने से जो क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनॉइड किसके तरह एक्ट कर रहा था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, मतलब एक बार मैग्नेट की तरह वो काम कर रहा था, बराबर। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कोरिलेट करके कुछ सीखा 10वीं में। लेकिन आज हम लोग जो कांसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, कहां पे, एक्सियल पोजीशन पे, उसकी एंड पे,
और कौन सी भी पोजीशन पे आप अपना ऑब्जर्विंग पॉइंट को शिफ्ट कर लो तो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो। इसका मतलब हमारे पास अभी क्या मिलने वाला है, कॉन्क्रीट फार्मूला मिलने वाला। उस कॉन्क्रीट फार्मूले से आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पोजीशन, लेकिन एक्सियल पोजीशन पे कहीं पे भी। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा रहेगा, लेकिन हम लोग कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं उसको, बाय यूजिंग ए बायो-सावर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करके। और इसी कांसेप्ट को हम लोग फिर से पढ़ेंगे सोलेनॉइड को, कौन से कांसेप्ट में, एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके, जो आगे जो आने वाला कांसेप्ट है। ठीक है, तो अभी जो सोलेनॉइड में है सबको तो पता है ये चीज कि हम लोगों ने क्या लिया बेटा, एक बोलो इस तरह से क्या लिया, एक बड़ा सा हॉलो सिलेंडर लिया, हो सकता है ये क्या हो, आपका पाइप हो, फिनोलेक्स का पाइप, बराबर है। इस पाइप के ऊपर हम लोगों ने क्या किया बेटा, बोलो इस तरह से क्या लिए, कॉइल्स लिए, बराबर। तो अगर कॉइल लेंगे तो बेसिकली मैं इसको सीधा सीधा कॉइल इस तरह से निकाल रहा हूं, ठीक है। अगर आप देखते हो तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे ऐसे आपकी वाइंडिंग रहेगी, ठीक है। अब कहां तक है ये, हो सकता है ये इंफिनिटी तक हो सकता है ये कहां तक हो, फाइनाइट भी हो, ठीक है। अब देखो आगे सर, और ये चीज रहेगी आपकी कौन सी, एक्सियल पोजीशन, क्लियर बेटा। अब इसमें देखिए आपका करंट का डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये रहेगा करंट इस तरह से, कैसा फ्लो हो रहा है करंट, बोलो आपको कैसा फील हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर आप इस पोजीशन पे देखते हो तो आपका देखो करंट कहां पे आ रहा है, बाहर, बाहर की हम लोग क्या निकालेंगे, डॉट। और वही पोजीशन यहां पे देखिए क्या दिख रहा है, दैट इज अंदर जा रहा है करंट, तो क्रॉस, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर यहां पे रिप्रेजेंटेशन करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से दिखाई देगी बेटा, देखो अगर मैं एक सिंगल कॉइल का यहां पे इमेजिनेशन करूं तो ये रहा आपका करंट मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट मैग्नेटिक फील्ड, तो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रहे हैं, इस तरह से अंदर जा रहे हैं। और ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दूसरी आने वाली टर्म्स क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, इस तरह से अंदर जाएंगी, और ये क्या रहेगी, हमेशा के लिए बोलो यूनिफॉर्म रहेगी। तो आपके पूरे एक्सियल पोजीशन पे इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी, यूनिफॉर्म। लेकिन मैं बाहर के पोजीशन पे देखता हूं तो बाहर क्या दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड गोल घूम के आ जाएंगे। अगर फाइनाइट आपका क्या हो, पाइप हो, सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन कैसा है, फाइनाइट, तो गोल घूम के आएगी। अरे हाँ या ना, किसी भी एक टर्न के आउटर साइड में ये लाइंस कैसे दिखाई देंगी, ये भी बता दीजिए। देखो करंट कहां पे आ रहा है, अंदर जा रहा है, तो गोल घूम के मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, यहां इस पोजीशन पे ये गोल घूम के मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। अरे हाँ या ना, यहां पे देखिए कैसा करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगी, थोड़ा इमेजिन करिए, ये करंट बाहर, ये ऐसे गोल घूम के ऐसे। तो अगर आपको कहीं बुक में इस तरह का कंस्ट्रक्शन दिखे कि सर ये क्या है गोल गोल, तो याद रखना है ये सारे आपके क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। समटाइम्स ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, क्लियर है। चलो तो पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे हम लोग, इसी को सॉल्व करेगा। देखो सोलेनॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कौन सी चीज, कि ये जो आपके टर्न्स दिख रहे हैं, दीज आर टाइटली वाउंडेड, टाइटली वाउंडेड सिंगल टर्न्स है। टाइटली वाउंडेड सिंगल टर्न्स का मीनिंग क्या है, टर्न्स कितने बार किया है, एक ही बार। टर्न्स के ऊपर टर्न्स नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, क्लियर। इस कंसेप्ट में क्या था, एक टर्न्स के पास में उसी के ऊपर उसी की जगह पे कितने टर्न्स किए हम लोगों ने, n नंबर ऑफ टर्न्स किए। यहां का n नंबर ऑफ टर्न्स इज डिफरेंट बेटा, और यहां का n नंबर ऑफ टर्न्स मीनिंग होता है कि आपके पूरे सोलेनॉइड में, पूरे पाइप के ऊपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितने टर्न्स किए, दिस इज द डिफरेंस। क्या बोला है, समझ में आया। यहां पे एक जगह पे कितने टर्न्स है, दैट इज कैपिटल N, और यहां पे कैपिटल M क्या होगा, स्टार्ट से लेके एंड तक कितने आपने टर्न्स किए। इसलिए यहां पे एक नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले, दैट इज नोन एज टर्न्स डेंसिटी, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसको अच्छे से समझाऊंगा उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है।
चलो आगे। लेकिन ये कैसा है? टाइटली बाउंडेड है। टाइटली बाउंडेड का मीनिंग होता है बेटा एक कॉइल के पास में ही दूसरी कॉइल इस तरह से होगी, बराबर है। लेकिन मैं आपको ड्रॉ करते समय कैसा दिख रहा है? ये शेप दिख रहा है आपका, कैसा दिख रहा है? दैट इज हेलिकल शेप दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? लेकिन रियलिटी में जब ये टाइटली बाउंडेड पास में होगा तो क्या ऐसे होगा कि ये आपको एक सर्कल की तरह दिखाई देगा? अरे हाँ या ना? तो जब सर्कल की तरह दिखाई देगा तो एक टर्न के वजह से उसके एक्सियल पोजीशन पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कंसेप्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा है। उसका फॉर्मूला हमारे सामने है बेटा, दैट इज म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये बेसिकली भले ही आपको हेलिकल दिखता होगा, लेकिन हम लोग आइडियली कैसे मान के चलेंगे? एक सर्कुलर कॉइल है सिंगल टर्न की। क्लियर? चलो, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए तो आपको पूछा जाता है कि पूरे सोलेनॉइड में एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। अब सर अगर एक टर्न की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी बनेगी। कितनी बनेगी सर? उतनी बनेगी। अरे हाँ या ना? लेकिन मैंने पहले कंसेप्ट पढ़ा, दैट इज हेल्महोल्ट्ज कॉइल। देखो सिंगल कॉइल की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा इतनी बनी थी। कितनी? इतनी। लेकिन दो कॉइल्स जिनके बीच का डिस्टेंस अगर r हो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। कितना बन गया? कंपेयर करने के बाद इससे 1.5 गुना ज्यादा, मतलब 1.4 गुना ज्यादा बढ़ गया। ये बात समझ में आ रही क्या? तो मुझे बताओ कि एक कॉइल के साइड में दूसरी कॉइल से और बहुत ही क्या है, वो टाइटली बाउंडेड और बहुत पास पास में है। तो जितनी एक सिंगल कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, क्या उतनी ही होगी? हाँ या ना? उतनी होगी? अरे अलग होगी ना। दो कॉइल की वजह से चेंज हो रहा है, तो यहां पे कितने कॉइल्स है? बहुत सारे कॉइल्स है। तो उसकी वैल्यू क्या सिंगल कॉइल के बराबर होगी? नो। हेल्महोल्ट्ज वाला निकला कंसेप्ट इसके बराबर होगी? नो, क्योंकि इसके इस फॉर्मूले बनने के लिए कंडीशन कुछ अलग है। तो ये चीज याद रखना है कि हम लोग जो निकालने जा रहे हैं, किसी ने मेरे को पूछा कि सर जब सिंगल कॉइल का ही निकालना है तो वही तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अरे करेंगे हाँ भाई, लेकिन यहाँ पे क्या है? देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, जिसके वजह से आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? वेरी होगी। और ये समझने वाली चीज है, बात समझ में? इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल चेंज, व्हिच विल कंप्लीटली डिफरेंट देन दैट फॉर्मूला। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। तो कंसेप्ट वही उसने इस्तेमाल करेंगे, कौन सा? बायो सावर्ट्स का, या फिर कंसेप्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। यही कंसेप्ट आया कहां से? बायो सावर्ट्स से। क्लियर? तो चलो बेटा ऐसे करेंगे, देखिए ठीक है। एक काम करेंगे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए निकाल लेता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? अब इमेजिन करिए कि हम लोगों ने यहां पे कॉइल को इमेजिन किया। किसको इमेजिन किया? ये कॉइल को। ठीक है। अब इतना टर्न्स लिए बेटा, यहां पे याद रखना है कितने टर्न्स मान के चलो, या फिर इतना कॉइल हम लोगों ने लिया कि जिसकी थिकनेस इसकी, ये जो कॉइल आपको दिख रहा है इसका थिकनेस कितना मान के चलो? dx इतना थिकनेस है। कितना है? dx इतना थिकनेस। क्लियर? इसका रेडियस बेटा कितना हम लोगों ने लिया था? पहले उतना ही लेंगे, बोलो कैपिटल R। और कहीं पे एक पॉइंट लेंगे बेटा, और जहां से इसके सेंटर से लेके जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस कितना लेंगे हम लोग? दैट इज सॉरी कितना लेंगे? x। वही कांसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रियलिटी में जो dx इतना थिकनेस आपने जो लिया है, क्या सिर्फ वहां पे एक ही टर्न रहेगा? कितने टर्न्स हो सकते हैं? 3, 4, 6, 7। वो डिपेंड करता है कितना राउंड क्या है। पास में उन्होंने क्या किया? बाउंडिंग किया। ये बात समझ गए? हम लोग जो निकाले गए डायग्राम, ये आपको समझाने के लिए बेटा, लेकिन रियलिटी में याद रखना जो dx लिया उसमें क्या है? देयर आर n नंबर्स ऑफ टर्न्स। राइट? हाँ चलो, तो अब हम लोगों ने x पे क्या लेना है? मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करना है। यहां से हम लोगों ने क्या लिया था बेटा? छोटा सा एलिमेंट जिसका नाम क्या रखा था? dl। और हम लोगों ने एक लाइन खींच ली इस तरह से। देखिए सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना लेंगे हम लोग? r। अब यहां पे एक बेटा हम लोग एक काम करेंगे, एक परपेंडिकुलर में यहां पे एक बाइसेक्टर लगा देता, इस तरह से दिख रहा है। और इस साइड में जो मैं एंगल ले रहा हूं, इसका नाम दे रहा हूं अल्फा।
तो अल्फा अलग है। कॉइल अगर आगे होती तो अल्फा अलग होता। कहां से? ऑब्जर्विंग पॉइंट से। कॉइल और आगे होती अल्फा अलग होता। कॉइल इंफिनिटी पे होती, इमेजिन करिए कहां पे? इंफिनिटी पे, तो डीएल कहां पे आता? आर कैसा होता? ऐसा। तो ये अल्फा कितना बनता बेटा? 90 डिग्री। और यही कॉइल इस साइड में होती तो मान के चलो ये कॉइल कहीं यहां पे होती तो ये कुछ एंगल और होता। तो इस साइड में जो हम लोग लेंगे बेटा ये वाला, ये इसको मैं नाम दे रहा हूं बीटा। कितना लेंगे? अब हालांकि हम लोगों ने डेरिवेशन जब सॉल्व किया तो ये एंगल कितना लिए थे हम लोगों ने? थीटा। ठीक है, तो ये जो थीटा है, क्या मैं ऐसे बोलूं 90 माइनस अल्फा इज व्हाट? ये समझ लीजिए कितना ये 90 माइनस अल्फा इज हाउ मच? थीटा। चलो तो मुझे बताओ कि इस कॉइल की वजह से इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये कितनी रहेगी? दैट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट n लिखना पड़ेगा ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां पे जो छोटा सा dx लिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कैपिटल N। कहां से लेके? स्टार्ट से लेके एंड पे। लेकिन जो छोटा सा dx लिया है वहां पे कितने टर्न्स हो सकते हैं? dn। कितना? उसमें से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I। और याद रखना ये I वो I नहीं है, ये I इज व्हाट? दैट इज टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द dn। एक कॉइल में I होता 1 एम्पीयर करंट, तो उसी जगह पे अगर कॉइल लिए होते और एक टर्न तो कितना होता? डबल हो जाता। और लिए होते डबल हो जाता। तो याद रखना व्हाट इज दिस I? दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस dn। क्लियर? इनटू, और साइड में क्या अपना फार्मूला? दैट इज कैपिटल R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, तो ये d नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? db लिखेंगे ना। और डिवाइडेड बाय क्या लिखे हम लोगों ने? दैट इज ट्वाइस इन ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, देखो अच्छे से। ठीक है सर, मुझे बताओ कि यहां पे मैं टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं जिसका नाम है स्मॉल n। व्हाट इज द स्मॉल? इसको नाम रखेंगे हम लोग, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या फिर इसको और एक नाम देंगे दैट इज टर्न्स डेंसिटी। क्या बोलेंगे? टर्न्स डेंसिटी। सर ये क्या है? नाम ही दिखा रहा, बोलो दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स है। मान के चलो 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न्स होंगे, या फिर 10 सेंटीमीटर में 10 टर्न्स होंगे, तो 1 सेंटीमीटर पे कितने? बस समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाहता हूं। और मैंने दूसरा कॉइल देखो, दूसरी एक लिया मैंने सोलेनॉइड, उसमें 10 सेंटीमीटर पे 20 टर्न्स है, तो 1 सेंटीमीटर पे कितने? बस समझ में आई। अब मैंने जो रिंग लिया, मान के चलो वहां पे 1 सेंटीमीटर पे 4 टर्न्स है, और एक दूसरी में क्या लेता हूं, सेम थोड़ा दिखने में सेम है बेटा, लेकिन उतने dx डिस्टेंस पे 10 टर्न्स है। पहले कितने थे? अब कितने हैं? अब मुझे बताओ कि उतने से सेक्शन में अगर मेरे टर्न्स बढ़ गए तो करंट भी चेंज होगा, और करंट अगर बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? जोरदार होगी। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्न्स को इंपॉर्टेंट रहेगा या टर्न्स डेंसिटी को इंपॉर्टेंट है? टर्न्स डेंसिटी को। अब देखो सर क्यों टर्न्स डेंसिटी? टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। अरे भाई नहीं, टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी इन केस इन द सोलेनॉइड के कांसेप्ट में। सर कैसे? भाई सोलेनॉइड आपने लिया 10 सेंटीमीटर का, 10 टर्न्स है। आपने सोलेनॉइड लिया 100 सेंटीमीटर का, 100 टर्न्स है। टर्न्स बढ़े या नहीं बढ़े? जब टर्न्स बढ़े तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी? नहीं, क्योंकि आपके 1 सेंटीमीटर पे कितने टर्न्स आ रहे हैं? 1। जब आप 100 वाला लिए तो 1 सेंटीमीटर पे कितने टर्न्स है? 1। तो नंबर ऑफ टर्न्स से मतलब नहीं आता सोलेनॉइड को। 1 सेंटीमीटर पे कितने आपके टर्न्स रहेंगे, दैट इज नोन एज टर्न्स डेंसिटी। ये समझ में आई? तो डेंसिटी निकालना क्या है? दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना रहा? dn पर यूनिट लेंथ कितने लेंथ पे? dx। बस समझ में? अब dn बाय dx लिखो, या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ लियो। बराबर है? यहां से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
तो आपको डेंसिटी मिलेगी, डेंसिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी बेटा, ठीक है। सो मुझे बताओ, सो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, दैट इज dx उधर जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स dn की वैल्यू कितनी बनेगी, n into dx। क्लियर है? तो आगे हम लोग इसको पुट अप करेंगे। सो देयरफॉर dv की वैल्यू बोलो, दैट इज म्यू नॉट स्मॉल n dx, और ये I उस dx में जितना करंट फ्लो हो रहा है दैट इज करंट r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस इन ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। देखो अब ध्यान देना आगे। क्लियर? देखो अब मुझे बताओ कि अगर सर हम लोगों ने यहां से कॉइल को इस पोजीशन पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करने वाले, ओ पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर कॉइल को आगे आगे लेके जाए तो r चेंज होगा, x भी चेंज होगा, और एक चीज चेंज होगी, थीटा चेंज होगा। अरे हाँ या ना? इसका मतलब आपके x पे आपका थीटा डिपेंड कर रहा है, और थीटा बदलेगा मतलब अल्टीमेटली क्या बदलेगा, अल्फा भी बदलेगा। तो इसका मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे कि जहां पे हम लोग का x दिख रहा है उस x को मोल्ड करेंगे थीटा के फॉर्म में। किसी को कोई दिक्कत? तो हम लोग एक काम करेंगे, देखो इसमें यहां पे बेटा कौन से वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको अपन सेंटर सी बोलेंगे, OCP नाम देंगे। OCP में क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है थीटा, ये दिख रहा है आपको r, ये दिख रहा है कि आपका x। ये कौन सी साइड है बेटा, थीटा की अपोजिट साइड है। ये कौन सी साइड है बेटा, अपोजिट एडजेसेंट वाली कौन सी होती है, बराबर है, क्या होती है, tan। तो बोलो आपका, हाँ बोलो कितना रहेगा, दैट इज tan थीटा की वैल्यू, हाउ मच tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज r बाय, मेरे को क्या निकालना है, x, क्योंकि x बदलेगा तो थीटा बदलना, देखो r तो नहीं बदलेगा आपका, तो मैं निकाल के रख रहा हूं x इज इक्वल्स टू, बोलो दैट इज r बाय tan थीटा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ऊपर 1 बाय tan थीटा इज हाउ मच, व्हाट इज दिस, 1 बाय tan थीटा इज x इज इक्वल्स टू cot ऑफ थीटा इनटू r। बात समझ में आ रही? हम लोग फॉर्मूले को डेवलप करना चाहते हैं अल्फा के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, अल्फा के फॉर्म में। तो मुझे बताओ, ये तो मेरा x निकल गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अरे हाँ या ना? अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मुझे अल्फा के फॉर्म में निकाला तो क्या इस फॉर्मूले को अल्फा के फॉर्म में x इज इक्वल्स टू कॉट को, कॉट इन ब्रैकेट व्हाट इज दिस थीटा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा इनटू r, व्हाट इज दिस 90, पाई बाय 2 माइनस थीटा, या फिर पाई बाय 2 माइनस फाई। अलाइड एंगल का कांसेप्ट इस्तेमाल करके x की वैल्यू मिली, दैट इज, हां बोलो, दैट इज tan अल्फा इनटू r। तो x को आप अल्फा के फॉर्म में निकालिए, तो अल्फा के फॉर्म में रहने दो। अब मुझे बताओ कि जहां पे x दिख रहा है बेटा, उस x की जगह पे जब tan अल्फा लिखोगे तो इंटीग्रेशन के लिए dx चलेगा या d अल्फा चाहिए? एग्जैक्टली, इसका मतलब ये कि जहां पे dx दिख रहा है वहां को d अल्फा करना पड़ेगा, बराबर। तो हम लोग एक काम करेंगे, इस x को करूंगा मैं डिफरेंशिएट, दैट इज dx बाय d अल्फा इज इक्वल्स टू, r तो वही रहेगा कांस्टेंट, और tan अल्फा का बनेगा क्या बेटा, बोलो कितना बनेगा, अरे बोलो x स्क्वायर अल्फा, बराबर। तो उधर लेके जाओ उसको, तो dx इज इक्वल्स टू बोलो r sec स्क्वायर अल्फा इनटू d अल्फा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो कहां पे पुट करेंगे, सारी चीजें बोलो, जहां पे दिख रही है वो पुट अप करेंगे, ठीक है। तो बोलो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n dx की जगह पे क्या लिखेंगे, r sec स्क्वायर अल्फा इनटू d अल्फा, बचा हुआ r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस इन ब्रैकेट r स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस x की जगह पे हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर अल्फा इनटू r स्क्वायर, वाले पर यहां पे है स्क्वायर, उसका पावर रहेगा दैट इज /2। क्लियर? अब देखो जो जो चीजें हैं, तो फिर इसके बाद हमको निकालना किसकी वजह से, पूरे dB निकला है dl की वजह से, पूरे कॉइल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल्स टू, जो जो चीजें कांस्टेंट है निकाल लो बेटा बाहर, दैट इज म्यू नॉट n r स्क्वायर, r इज हाउ मच, r क्यूब इनटू i, बराबर। नीचे निकलेगा कौन, दैट इज 2। देखो यहां से r स्क्वायर, यहां से r स्क्वायर कॉमन निकला,
अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। आर स्क्वायर का पावर भी रहेगा फिर साथ में, दैट इज 3/2। आर स्क्वायर का पावर 3/2 को गेट कैंसिल निकलेगा, दैट इज आर क्यूब, बराबर। और कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे ऊपर बचा कितना बेटा, बोलो दैट इज सेक स्क्वायर अल्फा इनटू डी अल्फा होल डिवाइडेड बाय यहां पे बचेगा कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का पावर 3/2। ठीक है, अब सर लिमिट भी देना पड़ेगा बेटा। तो एक काम करेंगे, इस साइड में जो दिख रहा है अल्फा और इधर ले रहे हम लोग क्या, बीटा। अरे हाँ या ना? पॉइंट कौन से भी साइड में हो सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सैंपल लिए, क्योंकि जब ऑब्जर्विंग पॉइंट ये रहेगा तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स कुछ इधर होंगे और नंबर ऑफ टर्म्स कुछ इधर भी होंगे। तो ऑब्जर्विंग पॉइंट आपका कितना एंगल बना रहा है, दोनों भी एंड में ये भी चेक करना पड़ेगा ना। तो हमारा अल्फा एक इधर रहा एक इधर रहा, तो एक अल्फा कॉमन हम लोग बोलेंगे माइनस अल्फा से लेके कहां तक, बीटा तक, प्लस बीटा तक। समझ में आया? याद रखना, जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है वही हम लोग फॉलो कर रहे, पूरा ट्रेंड क्लियर। आगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी और बेटा बोलो बी, जो चीजें हमारे कांस्टेंट है फिर से लिख लिए, दैट इज आर क्यूब आई बाय, बोलते चलो ये आर क्यूब क्या होगा, कैंसिल, तो बचा सिर्फ दैट इज बाय 2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा और ये रहेगा आपका प्लस बीटा, दैट इज sec स्क्वायर अल्फा इनटू डी अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज हाउ मच, दैट इज sec स्क्वायर अल्फा उसका पावर 3/2। इतना ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर बचेगा x sec स्क्वायर, सॉरी sec क्यूब, बराबर है sec क्यूब अल्फा, ऊपर का sec स्क्वायर अल्फा नीचे का sec क्यूब अल्फा, क्या होगा कैंसिल, बचेगा कितना बेटा, म्यू नॉट n I by 2 माइनस अल्फा से बीटा, दैट इज 1 by sec अल्फा इनटू d अल्फा। व्हाट इज द 1 by sec? बस तो ये रहे आपका म्यू नॉट n I by 2, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा इनटू d अल्फा। ये तो बहुत ही इजी हो गया, माइनस अल्फा से बीटा और cos अल्फा का इंटीग्रेशन बनता है बेटा प्लस साइन, बराबर है। तो बनेगा दैट इज म्यू नॉट n I by 2, ये रहा दैट इज साइन ऑफ अल्फा। अब लिमिट लगा दीजिए माइनस अल्फा और ये गया बीटा, क्लियर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बेटा इसके सामने की प्रोसेस, ठीक है। तो क्या रहा बोलो, वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे, दैट इज म्यू नॉट n I by 2 ब्रैकेट में, हां बीटा पुटअप करेंगे, अल्फा की जगह एक बार दैट इज sin बीटा प्लस, हां सॉरी माइनस लिख के दैट इज sin माइनस अल्फा, sin माइनस ऑफ बीटा माइनस sin बीटा माइनस सामने आएगा बेटा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी म्यू नॉट n I by 2 इन ब्रैकेट sin अल्फा प्लस sin बीटा। और याद रखिएगा ये फार्मूला आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नजर आएंगे, अलग अलग लेक्चरर्स लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। आपको ये अलग अलग और इसके अलावा दो तरीके से मिल सकता है, दैट फार्मूला बिकम दैट इज cos अल्फा प्लस cos बीटा भी हो सकता है। लेकिन हालांकि याद रखना है आपने एंगल कहां पे लिया, जहां पे आपको ऐसा दिखे कि सर cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 या फिर cos अल्फा cos बीटा, तो समझ लीजिएगा ये एंगल उस बुक में या फिर उस YouTube के लेक्चर में यहां पे इस साइड में लिया होगा एक एंगल और एक दूसरे साइड में लिया होगा। पहली चीज, कुछ बुक्स में या कुछ लेक्चरर्स के वीडियोस में आपको यहां पे फार्मूला मिल सकता है बेटा, याद रखना कौन सा, cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। तो वो लेक्चर में या फिर उस बुक में या फिर उस नोट्स में आपका थीटा एक बार यहां से इधर लिया जाता है, ये जो एंगल दिख रहा है एक यहां से और दूसरा एंगल ये यहां से, बस समझो। इसलिए क्या आपका कहां पे दोनों एक ही साइड में लेने की वजह से क्या आपका कहां पे दिखाई देगा, एक साइन माइनस में दिखाई देगा, ठीक है। तो अलग अलग नजर आता है, लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग से जब हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर लिया, आपको याद होगा फाइनाइट कंडक्टर, उसमें भी हम लोगों ने साइन के ही फॉर्म में आंसर निकाला था, दैट इज साइन phi1 प्लस साइन phi2। बात समझ में आई? और जो भी हम लोग एंगल ले रहे हैं ये सारे एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लेते आए हुए हैं,
इसलिए जो आंसर भी हम लोगों ने निकाला है डेरिवेशन करके, वो कौन से फॉर्म में निकाला हम लोगों ने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकाला है। तो याद रखना है, कभी भी जब भी आप प्रैक्टिस करो रेफरेंस बुक्स में, अगर उसमें सॉल्यूशन में अगर आपको सॉल्व ना हो, सॉल्यूशन में कुछ और मेथड से उसमें फार्मूला कुछ कॉस के फॉर्म में दिया हो, तो कंफ्यूज होना नहीं है, एंगल उन्होंने अलग तरीके से लिया है। ठीक है, तो आपका पूरा कांसेप्ट रहेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के फॉर्म में, याद रखना। तो आपका फार्मूला मिला, दैट इज म्यू नॉट स्मॉल n i by 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस है बेटा, ये भी हम लोग देखेंगे किस तरह से। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाक से। ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो देखिए, अब केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर आपका सोलेनाइड इस तरह से कैसा हो, अगर ये सोलेनाइड कैसा हो बेटा, बोलो कि आपका सोलेनाइड इनफाइनाइट हो। कहा हो, क्या कितना हो? इनफाइनाइट। तो ये चीज आपकी रही कौन सी? बोलो, व्हाट इज दिस? ये रहा आपका कौन? एक्सिस, क्या रहा? एक्सिस। अब मान के चलो कि यहां पे आपको करना है ऑब्जर्व, एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करनी है। क्लियर? अब ऑब्जर्व जब करनी है, तो अगर ये इनफाइनाइट पोजीशन पे रहेगा, दैट इज इनफाइनाइट, इधर भी रहेगा इनफाइनाइट, तो मुझे बताओ जो आपका अल्फा निकला और ये निकला बीटा, आप इमेजिन करके देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अल्फा की वैल्यू, ये जो अल्फा रहेगा ये कितना रहेगा? कितना रहेगा? अल्टीमेटली बनेगा कितना? 90, और ये एंगल बनेगा कितना बेटा? 90। जब दोनों भी वैल्यू हम लोग पुट अप करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट इज इक्वल टू म्यू नॉट n I बाय 2 इन ब्रैकेट sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री कितना होगा? तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 90 और बीटा की वैल्यू हम लोग 90 पुट अप किए, sin 91 sin 91 1 प्लस 1 2 से तो क्या होगा? कैंसिल। तो b इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट n I, और याद रखना यही फार्मूला हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकाल सकते हैं, इससे भी और इजीएस्ट मेथड। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपको बहुत ही इजी मेथड देता है, उनका सोचने का तरीका, उनका कांसेप्ट बिल्डिंग का तरीका, किसका? एम्पियर साहब का कंप्लीटली अलग था। बायो सावर्ट्स का पूरा अलग ही कांसेप्ट से चलते हैं वो लोग। ठीक है, बहुत बड़ी तरीके से कैलकुलस का इस्तेमाल करके उन्होंने डेरिवेशन बनाया। उनके तरीके में डीएल कहीं पे और आता है, इनके इसमें डीएल कहीं और जाता है। तो हम लोग जब कांसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको यही फार्मूला इतने फटाक से निकलेगा और इतनी इजी मेथड से कि आप भी सोच के पढ़ोगे कि इतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केस नंबर 2। ठीक है, इफ आपका सोलेनोइड सेमी इनफाइनाइट हो और आप कहां पे जाके ऑब्जर्व कर रहे हो? द ओ पॉइंट और फिर ऑब्जर्विंग पॉइंट एट एंड ऑफ द सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड। कहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो? बोलो, सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड के एक एंड पे। और सेमी इनफाइनाइट बोलने के बाद आपको ये तो बात क्लियर हो गई कि एक उसके पास एंड है, दूसरा एंड है नहीं। तो अब लोग कहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो? बोलो, ये रहा एक एंड जिसके पास एंड है और दूसरा ये वाला रहा इनफाइनाइट। ठीक, चलो, और ये चीज रही आपकी कौन सी बेटा? व्हाट इज दिस? एक्सियल पोजीशन। क्लियर? आप लोग कहां पे ऑब्जर्व करने वाले? यहां पे। ऑब्जर्विंग पॉइंट से क्या निकालोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे हाँ या ना? अब एक तो रहा आपका इनफाइनाइट, इधर जा रहा है, तो आपका एक अल्फा देखिए कहां पे आया? इस एंड तक। याद रखना अल्फा और बीटा का किसके एंगल से? आपके एंड पॉइंट्स के एंगल से। याद रखना किसके एंगल से? एंड। तो यहां से लेके एक एंड के लिए अल्फा निकाले तो एंगल कितना बना? अल्फा की वैल्यू 0, और दूसरा रहा इंफिनिटी, तो अब बीटा किधर होगी? इस साइड में। कितना है? 90। तो बीटा रहा आपका कितना बेटा? 90। वो पुट अप करेंगे हम लोग तो आपकी वैल्यू बनेगी सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना बनेगी?
म्यू नॉट एन आई बाय 2, बोलो साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 90 1 प्लस 0 1, तो आपकी वैल्यू बनेगी कितनी, बीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 म्यू नॉट एन आई। इसका मतलब ये रहा कि सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर का, सॉरी सोलेनॉइड का, जितनी आपकी इनफाइनाइट की वैल्यू मिली उससे वैल्यू कितनी मिलेगी, हाफ मिलेगी। कहां पे, एंड पे। और वही चीज अगर आप उधर लेके जाओ तो क्या होते जाएंगी, बढ़ते जाएगी। सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक एंड के इस साइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड इधर भेजने के लिए है ही नहीं ना। बस समझ में, अगर वो इनफाइनाइट होता है ऑब्जर्विंग पॉइंट तो इसके इस साइड में भी क्या है, आपके कॉइल्स है, और इसकी इस साइड में भी क्या है, कॉइल्स है। लेकिन अगर आप एक एंड पे ऑब्जर्व करना चाहते हो तो इस साइड में किसी भी तरह का कॉइल्स में जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड भेजे। क्लियर है, इसका से वैल्यू कितनी मिली, हाफ मिली। क्लियर, तो इसके ऊपर सर क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन एकदम इजी तरह के हो सकते हैं जिसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई हो, या हो सकता है आपका एंगल इस तरह का ये एंगल दिया हो, तो ये एंगल दिया है तो आपने कंसेप्ट पढ़ा ये वाला एंगल के फॉर्म में, तो आपने क्या करोगे 90 माइनस दिस एंगल तो बचेगा दिस एंगल। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है एकदम बेसिक लेवल का। ठीक है, अब आपको अपन एक काम करेंगे बेटा, क्वेश्चन लेंगे, तो एक काम करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया एक सोलेनॉइड, क्या लिया, सोलेनॉइड का हम लोगों ने उसको मान के चलो डायमीटर दिया बेटा उसका कितना, दैट इज मान के चलो डायमीटर कैपिटल D इज इक्वल टू दैट इज 2√3 मीटर। कितना डायमीटर रखा हम लोगों ने, ठीक है। उसमें से करंट आपका फ्लो हो रहा है मान के चलो दैट इज 5 into 10 to the power -3 एम्पियर। क्लियर, चलो उसका लेंथ दिया है। अब लेंथ जब उसने बोला इसका मतलब क्या है, वो कैसा है, फाइनाइट है बेटा, क्या है, अब जब फाइनाइट है तो उसके पास अल्फा और बीटा भी होगा, अल्फा और बीटा भी होगा। तो आपने लेंथ लिया है बेटा कितना, मान के चलो दैट इज 2 मीटर। कितना लिया, 2 मीटर, ठीक है। आपके पास डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, और नंबर ऑफ टर्न्स उन्होंने दिया है मान के चलो 1000 टर्न्स। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो तो अब कैसे करेंगे, आपको पूछा गया है कि आपके एग्जैक्टली बी एट सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड एट द एक्सियल पोजीशन। कहां पे निकालने को पूछा आपको, बोलो एक्सियल पोजीशन पे, लेकिन कहां पे, सोलेनॉइड के सेंटर पे आपको निकालना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ फार्मूला बताओ, जब आपका सोलेनॉइड कैसा है बेटा, बोलो कौन से फॉर्म में है, कैसा है वो, फाइनाइट। इसका मतलब ये कि आपका कैसा फार्मूला लगेगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2 sin अल्फा sin बीटा। आपके पास कौन से चीजें नहीं है उसको एक बार देख लीजिए। आपके पास म्यू नॉट की वैल्यू तो पहले से दैट इज 4.2 10 to the power -7, टू तो पहले से पता है हमको, आई जो है करंट भी दिया है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं पता, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है तो हमको निकालना पड़ेगा स्मॉल n इज इक्वल टू, कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जितने टर्न्स रहे, कितने टर्न्स रहे बोलो, दैट इज 1000 रहेंगे, बराबर। एल की वैल्यू कितनी रही, तो कितने टर्न्स बने, 500 टर्न्स पर मीटर। 1 मीटर पे इतने टर्न्स रहेंगे, समझ में आया। तो हमारे पूरे सोलेनॉइड में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को महत्व दे रहे हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या नहीं है, अल्फा, ना आपके पास बीटा। तो एक काम करेंगे बेटा, ये रहा आपका सोलेनॉइड, ठीक है। इसके कहां पे हम लोग ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, सेंटर पे। क्लियर, अब मुझे बताओ ये डायमीटर कितना दिया आपके पास, 2√3, तो उसका रेडियस कितना बनेगा, उसका आधा 2√3/2 इज हाउ मच, √3, बराबर। ये रहा आपका एक एंगल दैट इज कॉल्ड थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये रहा कौन आपका अल्फा। जितना अल्फा रहेगा उतना ही आपका इस कॉन्सेप्ट में रहेगा बीटा, क्योंकि आप लोग कहां पे ले रहे हो, सेंटर पे, जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो ये इतनी लेंथ कितनी रहेगी, 1 मीटर। तो ये 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर, तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, अल्फा देखो
ये कितना रहा 1 मीटर, ये कितना रहा √3, तो ये नहीं कितना रहेगा √3, और ये √3 रहेगा ना, ये रहेगा √3। तो देखो अल्फा के सामने वाली भी साइड पता है, और ये क्या आपका एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेनियस, ये कौन है एडजेसेंट, नहीं तो tan यूज करो, या फिर उससे बेहतर है कि आप लोग काम करके देखिए कौन सा पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो बोलो पाइथागोरस का हम लोग क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे, तो sin अल्फा डायरेक्टली निकलेगा, बराबर। तो बोलो फटाफट कैसे करेंगे, सो ये रहा आपका कौन सा, बोलो पाइथागोरस इज हाउ मच, हाइपोटेनियस की स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो 1 स्क्वायर, और ये कितना है √3, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो आपकी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो आपका रहा हाइपोटेनियस कितना रहेगा इज इक्वल टू 2 मीटर। अरे हाँ या ना, तो आपको डायरेक्टली मिल गया कितना हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस मिल गया इसका मतलब हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं sin अल्फा। sin अल्फा इज व्हाट अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी 2, तो इसकी 1/2 इसका मतलब ये कितना एंगल है, बोलो कितना डिग्री है, बराबर है, आपको जरूरत भी नहीं है, sin अल्फा आपके सामने डायरेक्टली है ना, इतनी वैल्यू 1/2 खत्म। तो आपको जरूरी नहीं कि आप हर बार क्या निकालने चालू कर दो एंगल, आपको मतलब किससे है, दुनिया भी वैसे ही याद रखना, अपने मतलब से मतलब रख रही है, आपका मतलब क्या है किसमें, खुद को आगे लेके जाना है। लेकिन ये क्या बात याद रखना कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरों को टांग खींचने में एनर्जी वेस्ट नहीं करना, क्लियर। तो आपका पूरा मुद्दा किस पे होना चाहिए, sin अल्फा पे, इस पे sin अल्फा पे। हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्या सोचने जा रहे हैं, चलो कर अल्फा कैसे निकालें, अरे भाई आपके फार्मूले में क्या लगने वाला sin अल्फा, आपका फोकस कहां पे जा रहा है, जिंदगी में वही चीज होती है, कौन सी, हमको करना है क्या पैसे कमाना, हम लोग फोकस कहां पे कर रहे हैं, आगे बढ़ूंगा, कैमरा पकड़ूंगा, ऐसे करूंगा, रील बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, दुनिया भर की चीजें, तो आपकी एनर्जी क्या हो गई डाइवर्ट। आपका फोकस होना चाहिए किस पे, जो चीज आपको करनी है, कौन सी चीज, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहाड़ी पे एक बार आपने देख लिया कि ऊपर चढ़ना है, तो देखिए आपको फोकस कहां पे होना चाहिए, फर्स्ट ईयर पे होना चाहिए, समझ में आया। वही चीज होती है याद रखना कि अगर आपको निकलना है, जो भी न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर रहे हो उसके सारे फंडे लाइफ में भी लगते हैं, क्लियर। तो आपके न्यूमेरिकल में जब आप सॉल्व करना चाहो, तो मैंने आपको बोला कि अल्फा कैसे निकालोगे, इसका मतलब आप अल्फा की तरफ भागोगे या sin अल्फा की तरफ भागोगे, अगर डायरेक्टली मिल गया sin अल्फा तो क्यों अल्फा ढूंढ रहे हो भाई, तो sin अल्फा की वैल्यू कितनी मिली 1/2, तो बीटा भी कितना रहेगा, बीटा या sin बीटा, क्योंकि आप लोग कहां पे चूज कर रहे हो, सेंटर पे, क्लियर है। आगे बढ़ो, तो जो चीज आपको दी गई है तो उसमें वैल्यू पुट अप करना चालू कर दें, ठीक है। बोलो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू कितनी, दैट इज 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7 इनटू, बोलो फार्मूला कौन सा बेटा, n की वैल्यू कितनी निकली हमारी, दैट इज 500 इनटू I, करंट कितना है 5 इनटू 10 टू द पावर -3 एंपियर, ओके। आगे बढ़ो, हाँ डिवाइडेड बाय कितना है 2, हाँ बोलो sin अल्फा 1/2 sin बीटा, बहुत बढ़िया, 1/2 1 प्लस 1/2 इज ओके। चलो और कुछ बचा है नहीं, चलो ये 2 जा, ठीक है, 5 जा, ठीक है 25, ओके। इसके 2 0, और एक काम करेंगे 25 2 जा, अरे कितना 5 जा 25 2 जा, ये 50 रहा, इसके 2 0 चढ़ा देंगे, चढ़ गए, इनटू ये कितना 3.14 इनटू 10 टू द पावर -7 -3 -10, बहुत बढ़िया। कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, 3 0 दे दो बेटा इसको, 5 इनटू 3.14 इनटू 10 टू द पावर हाउ मच -7, बहुत बढ़िया। बची कौन सी चीज है, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5, तो करते भाई तुम, हां 5 4 जा 2, 5 1 जा प्लस 2 इज हाउ मच 7, हाँ that is 15.7 into 10 to the power -7 टेस्ला,
ये रहा आपका फाइनल आंसर। कुछ गड़बड़ है? आपको दिख रहा है कुछ गड़बड़? चलो इस तरह से आपका आंसर आएगा फटाक से। क्लियर है? तो ये रहा कॉन्सेप्ट जो हम लोग स्टार्ट किए बेटा कहां से? कॉइल से। कहां से? कॉइल से। कौन सी कॉइल? एक सिंपल करंट कैरिंग कंडक्टर का, इसका फार्मूला आपको मिला कौन सा? दैट इज म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का पावर 3/2। और उसको पकड़ के हम लोगों ने देखा एक्सियल पोजीशन पे जो फार्मूला बना उसी को पकड़ के हम लोग हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में देखा। और जैसे आपको हेल्महोल्ट्ज समझ में आता है तभी जाके सोलेनॉइड समझ में आता है। Why? Because समझिए, आपको एक बात समझ में आ रही होगी कौन सी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोली, दो कॉइल्स को अगर आप पास पास में रखो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? चेंज। अगर उस तरह से होगा तो एक सिंगल कॉइल का कांसेप्ट लगा के हम लोग एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, अगर वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ जाए तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? चेंज। तो याद रखना है। और एक चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सी चीज? सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स अहम भूमिका नहीं निभाएंगे। कौन सी चीज अहम भूमिका निभाएगी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर ऐसा होता तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर 1 मीटर की सोलेनॉइड लेते और उसमें 1000 टर्न्स होते तो मुझे बताओ, अगर मैंने लेंथ बढ़ा दिया कितना? 2 मीटर, तो कितने टर्न्स होते? 2000 टर्न्स। तो दोनों के लिए भी आंसर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में मिलता सेम ही, क्योंकि 1 मीटर पे 1000 टर्न्स तो 2 मीटर पे 2000 टर्न्स। फर्क नहीं पड़ेगा किसमें? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में। लेकिन वही चीज 1 मीटर पे 2000 टर्न्स होते तो 2 मीटर पे कितने होते? 4000 टर्न्स। बात समझ में आ रही है? तो आपके टर्न्स बढ़ाने से नहीं होता है, डेंसिटी बढ़ाने से होंगी। क्लियर है? ये बात याद रखना है। ठीक है? ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको और एक्सटेंड करके बायो सावर्ट्स के कांसेप्ट इस्तेमाल करके उसका एप्लीकेशन देखेंगे। क्लियर?